Hello students, today we are going to talk about the soil erosion, and this is the topic taken from the chapter Natural Resources of class 9. And in this here video we will talk about what is soil erosion and what are the factors that affect the soil erosion at any place, and we will see how can we stop soil erosion. So what is soil erosion? Soil erosion क्या है? तो soil erosion is the removal of the top layer of the soil by the wind and rainfall, and सॉयल इरोजन में क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न. वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लाइक बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ विंड एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ वाटर, या बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं इन द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. तो जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, एंड it is the habitat of lots of living creatures. That's why it is important to conserve the soil. And soil erosion में क्या होता है कि वो जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो रिमूव हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो जो जगह है उस जगह पे फिर फर्दर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी फर्टिलिटी नहीं रह पाएगी, वहाँ पे नहीं रह जाएगी. एंड लिविंग जो क्रिएचर्स हैं जो मिट्टी में रहते हैं और टॉप फर्टाइल लेयर में, तो उनको भी प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिलेगा टू लिव. ओके, सो सॉइल इरोजन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल इरोजन को अफेक्ट करते हैं. वी विल सी दैट. हियर यू कैन सी कि सॉइल इरोजन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक रोल प्ले करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने आइडेंटिफाई किया है कुछ फैक्टर्स जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जस्ट लाइक द क्लाइमेटिक फैक्टर. द फर्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेटिक फैक्टर, और क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स द फैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू द क्लाइमेट. ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, जैसे क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी. किसी जगह पे जो है ह्यूमिडिटी कितनी है, ज़्यादा है, कम है, मॉडरेट है. इससे क्या होता है वहाँ ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होने से वहाँ के सॉइल के टेक्सचर पे फ़र्क पड़ता है. ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो सॉइल का टेक्सचर जो होगा वो स्टिकी होगा, सॉइल में पानी होगा तो वो रिमूव नहीं होगी, इट विल नॉट ईजिली ब्लोन अवे बाय द फोर्स ऑफ विंड एंड वाटर, तो सॉइल इरोजन थोड़ा कम होगा. एंड अगर मान लीजिए कि कहीं की ह्यूमिडिटी बहुत कम है, वहाँ पे ड्राई है, एयर बहुत ड्राई है, तो क्या होगा वहाँ के सॉइल के पार्टिकल्स में भी क्या होगा, पानी कम होगा तो सॉइल के पार्टिकल्स लूजन होंगे, ड्राई होंगे, एंड ज़रा से भी हवा या पानी बहेगा तो उसके साथ वो उड़ जाएंगे. टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है. वेरिएशन इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे पानी ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, या फिर टेम्परेचर से क्या होगा कि फ्लक्चुएट करेगी ह्यूमिडिटी, तो उससे फिर है सॉइल के टेक्सचर पे फ़र्क पड़ेगा कि सॉइल लूजन है कि स्टिकी है कि किस तरीके की है. ठीक है, एंड रेनफॉल पैटर्न प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉइल इरोजन. रेनफॉल पैटर्न कैसा है, किस तरीके की बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, मॉडरेट होती है या कम होती है. ये आप जानते हो पानी जब बरसता है तो उसके फोर्स से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो बह जाती है. तो रेनफॉल पैटर्न भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सॉइल इरोजन में. नाउ फिजियोग्राफिक फैक्टर. फिजियोग्राफिक फैक्टर मीन्स जो सॉइल है उसका जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे उसकी लेंथ, स्टीपनेस, कर्व. अगर आप जानते हो कि अगर कर्वी है सरफेस तो इट विल ईजिली द सॉइल एट द एजेस विल ईजिली बी फ्लोन अवे. ठीक है, ये स्लोप पे जो है अगर पानी बह रहा है, हवा चल रही है, तो क्या होगा सॉइल आसानी से बह जाएगी. ठीक है, तो ये जो जियोग्राफिकल शेप है
वो मैटर करता है कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो कैसी है, स्लोपी है, कर्वी है, प्लेन है, स्टीपी है, कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। अगर प्लेन है तो थोड़ा कम पानी जो है वो मिट्टी थोड़ी कम बहेगी, रिमूव होगी। अगर वो स्लोपी है लाइक दिस तो सॉइल विल ईजिली बी फ्लोन अवे। नाउ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है ये भी डिपेंड करता है, जैसे कि एग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग सॉइल के अंदर अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अगर लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो क्या होगा, इट विल बी स्वेप्ट अवे बाय एयर और वाटर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो क्या होगा, सॉइल विल बी ड्राई, सॉइल ड्राई होगी, लूजन होगी, तो ईजिली वो हवा और पानी से क्या हो जाएगी, बह जाएगी। नाउ वेजिटेशन कवर, किसी जगह पे, किसी ज़मीन पे, वहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे कैसे हैं, किस तरीके के हैं, वो भी बहुत बड़ा मैटर है इन केस ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, अगर अगर कोई ज़मीन जो है वो ओपन है, वहाँ पे कोई ग्रासेस नहीं है, प्लांट्स नहीं है और ट्रीज़ नहीं है, तो क्या होगा, सॉइल विल बी ओपन एंड इट विल ईजिली बी ब्लोन एंड फ्लोन अवे बाई वाटर एंड एयर। तो अगर उस जगह पे जो है प्लांट्स होंगे तो आप जानते हो कि उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं। और अगर वहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे तो इट विल ओपन एंड इट विल ईजिली बी अफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ विंड एंड वाटर। तो these are the factors and that play an important role and affect the soil erosion. Now we will talk about the conservation of the soil. ठीक है, क्योंकि आपको पता है सॉइल एक बहुत ही बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, आपको पता है कि प्लांट्स का हैबिटेट है सॉइल, सॉइल में ही प्लांट्स उग सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे दिस इज़ वेरी टफ। तो सॉइल को मेंटेन करके रखना, बचा कर रखना, कंजर्व करके रखना, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि आप सॉइल को क्या करके रखो, सेव करके रखो, प्रोटेक्ट करके रखो फ्रॉम सॉइल इरोजन एंड अदर हार्मफुल थिंग्स एंड उसको सॉइल को जो है वो इंटैक्ट करके रखिए, वो जहाँ पे है उसको वहीं पर बने रहने दीजिए। ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो मेंटेन करके रखिए। तो कुछ हम तरीके, कुछ मेथड्स हम अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। लाइक प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल, पानी से, जहाँ पे बहुत हमेशा पानी बरसता है, जहाँ पे रेनफॉल हमेशा होता है, तो वहाँ पे अगर सॉइल को हम प्रोटेक्ट करें, ठीक है, रेनफॉल से, तो सॉइल इरोजन से हम उसको बचा सकते हैं। अलाउ मोर वाटर टू एंटर द सॉइल, पानी में जो है सॉइल को जाने दें। जैसे क्या होता है कि हम सॉइल को कवर अप कर देते हैं, ठीक है, विद टाइल्स, विद सीमेंट एंड ऑल, हम प्लास्टर कर देते हैं, तो पानी जो है उसके अंदर जा ही नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉइल में पानी को एंट्री देना चाहिए, सॉइल में पानी जाना चाहिए ताकि सॉइल का टेक्सचर मेंटेन रहे। ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कंसनट्रेटिंग, पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इससे जो है उसको बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा फिर वो अचानक से बहेगा तो उसके साथ मिट्टी जो है वो क्या हो जाएगी, बह जाएगी, रिमूव हो जाएगी। टू इंक्रीज़ द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें इंक्रीज़ हो, मतलब विदरिंग हो और सॉइल्स बने, उसका टेक्सचर मेंटेन रहे। रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन बाय ग्रोइंग वेजिटेशन, पेड़ पौधे लगाएं हम, वेजिटेशन बढ़ाएं ताकि प्लांट्स और ट्रीज़ और वेजिटेशन के जो रूट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सॉइल को बांध कर रखेंगे, इंटैक्ट करके रखेंगे, जिससे सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। डिस्करेजिंग ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एक ही जगह पे बार बार एनिमल्स ग्रेज करते हैं तो वहाँ से वेजिटेशन ख़त्म हो जाता है, तो उसको डिस्करेजिंग मतलब उसको थोड़ा कम करना चाहिए एंड कॉन्ससली केयरफुली इसको डन करना चाहिए। बाय बिल्डिंग बर्न्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, बांध बनाना चाहिए जो है नदियों पर, ताकि जो है फ्लो ऑफ वाटर जो है वो थोड़ा धीमे हो जाए। जैसे फ्लो ऑफ वाटर धीमे हो जाएगा तो उसके आसपास के नदी के किनारे की जो जो सॉइल है वो थोड़ा कम जो है वो फ्लो करेगी, पानी के साथ बहेगी। यूजिंग प्रॉपर डिवाइसेस ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज,
ठीक है। इरिगेशन और ड्रेनेज का प्रॉपर डिवाइस यूज़ करना चाहिए ताकि जो है हम ज़्यादा पानी ना फ्लो करें, जिससे कि पानी के साथ मिट्टी जो है वो बहे ना। बाई प्रॉपर लेवलिंग ऑफ लैंड सो दैट वाटर में बी ड्रेन आउट ईजली, ठीक है। पानी जो है जो हम अपने लैंड को अगर लेवलिंग उसकी अच्छे से करें ताकि जो है पानी जो है वो आराम से बहे और वो इस सरफेस जो है वो लेवल्ड होगा, तो क्या होगा, जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो मेंटेन होगा, वो कांस्टेंट होगा, जिससे ज़्यादा इरोजन नहीं होगा। बाय क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट विच टेंड टू ब्रेक द विंड एंड फॉर्म बैरियर्स टू चेक सैंड मूवमेंट, ठीक है। शेल्टर बेल्ट बनाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, विंड ब्रेकर होना चाहिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ अगर हम लगा दें तो हवा जो है वो क्या हो जाएगी, हवा की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी एंड उससे जो है वो विंड के ज़रिए जो सॉइल इरोजन होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो उसमें कमी आ जाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है सर। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो कैपेसिटी है प्लांट्स ग्रो करने की, उसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी से पानी, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स पाते हैं और उनको एंकरेज के लिए जो है वो प्लेस मिलता है। प्लांट्स जो होते हैं सॉइल में एंकर होते हैं, खड़े रहते हैं। तो अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्टिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सस्टेन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, पानी नहीं होगा, प्रॉपर मिनरल्स नहीं होंगे तो उसमें प्लांट्स जो हैं ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मेक सॉइल इनफर्टाइल, ठीक है। हम गलत तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं जिससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, वी ग्रो द सेम क्रॉप कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स, हम एक ही टाइप के क्रॉप को बार बार हर साल जो है वो ग्रो करते हैं, तो क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर जो उसमें न्यूट्रिएंट होता है सॉइल में वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब हम कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, देखिए वी कैन इम्प्रूव इट बाय judicious use of plant nutrient in the form of artificial fertilizer and organic manure। फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट यूज़ द क्रॉप वेरी कॉन्शियसली। कौन सी क्रॉप्स हम अपने खेतों में लगा रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और कौन कौन से जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सॉइल में यूज्ड अप हो रहे हैं बाय दैट प्लांट, वो हमें पता होना चाहिए। और हमें आर्टिफिशियली फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैन्योर को ऐड अप करते रहना चाहिए सॉइल में उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सो वी शुड यूज़ क्रॉप रोटेशन, ओके। क्रॉप रोटेशन जो है एक बहुत अच्छा तरीका है टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसमें क्या करते हैं कि हम ईयर आफ्टर ईयर जो है वो क्रॉप को चेंज करते हैं, ठीक है। एक साल में जो एक सीज़न में जो हमने क्रॉप बोया, दूसरे सीज़न में हम उस क्रॉप को ना बोकर दूसरा क्रॉप लगाते हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो अलग अलग होती है। तो अगर आप सेम सॉइल में, अगर एक ही सॉइल में आपने एक क्रॉप एक सीज़न में लगाया तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है और दूसरे क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके सॉइल में वो मेंटेन रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको कुछ और चाहिए, इसको कुछ और चाहिए, तो जब आपने इसको लगाया तो दूसरा वाला न्यूट्रिएंट इसमें मेंटेन रहेगा, जब आपने इसको लगाया तो पहला वाला न्यूट्रिएंट इसमें मेंटेन रहेगा। तो क्रॉप जो है वो रोटेशन जो है, क्रॉप रोटेशन इज़ अ गुड वे टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। एंड बहुत लगातार हर सीज़न में एक ही क्रॉप लगाने से क्या होता है कि सॉइल जो है वो उसके न्यूट्रिएंट्स, जो पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो सॉइल जो है बैरन हो जाती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज़ करना चाहिए इस प्रैक्टिस को। मिक्स्ड मतलब कई तरीके की सुटेबल वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को एक साथ बोते हैं, तो क्या होता है कि दे हेल्प ईच अदर। क्या होता है कि एक वो सारे जो क्रॉप्स हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं एंड फर्टिलिटी उससे क्या होती है, मेंटेन रहती है। एंड मिक्स्ड कल्टीवेशन में क्या होता है, द वेस्ट ऑफ वन क्रॉप यूज्ड बाय अदर क्रॉप, एक क्रॉप का जो वेस्ट होता है वो दूसरे क्रॉप के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। जैसे कि सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड क्रॉप कल्टीवेशन इज़ ग्राउंड नट एंड कॉटन, ठीक है। ग्राउंड नट और कॉटन को हम मिक्स्ड क्रॉप एक साथ बोते हैं, तो इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो ग्राउंड नट यूज़ कर लेता है और इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो कॉटन यूज़ कर लेता है। एंड
So this is the method to enhance the fertility of the soil, and we should use organic fertilizer and to maintain the fertility of the soil, and we should avoid the inorganic chemical fertilizers. Now we will talk about effects of fertilizer. फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो क्योंकि वो केमिकल होते हैं, आर्टिफिशियल हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। अगर वो इनऑर्गेनिक हैं तो उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल जो होते हैं बाकी जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सॉरी जो बाकी जो सॉइल में माइक्रोब होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो उनको किल कर देते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स जैसे कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, ये लोग बहुत ज़रूरी होते हैं सॉइल के लिए, क्योंकि वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करते हैं। तो अगर ये माइक्रोबियल फ्लोरा जो बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये फंगस हैं, ये लोग मर जाएंगे, तो जो नेचुरल मेथड है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का, वो जो नेचुरल एक तरीका चल रहा है नेचर में, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ इट, एंड वी शुड यूज़ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, वो माइक्रोब्स एंड अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो यूज़फुल वर्म्स होते हैं, उनको किल नहीं करते हैं। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है। हमारे खेतों में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अटैक करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, हम टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ करते हैं टू किल द पेस्ट, ताकि जो है वो पेस्ट जो हैं जस्ट लाइक अगर कोई कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, कुछ वर्म्स हैं या बैक्टीरिया है, फंगस है, इनको किल करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि DDT, BSC, एल्ड्रिन, एंड्रिन, मैलाथियोन, पैराथियोन, ठीक है। ये पेस्टिसाइड किल तो कर देते हैं पेस्ट को, इंसेक्ट्स को, इन सारी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को किल तो कर देते हैं, लेकिन उसका कुछ जो पार्ट है वो बच जाता है, ठीक है, और वो जो है वो सॉइल के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रूट वो प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वो केमिकल जो टॉक्सिक केमिकल हैं जो आप पेस्ट को मारने के लिए यूज़ कर रहे हो, वो सॉइल में भी एड अप हो जाता है, और सॉइल में जो यूज़फुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देता है। और अगर वो प्लांट के पार्ट्स में चला गया, ईडिबल पार्ट्स में चला गया, तो वो पार्ट आप खाओगे तो वो फिर वो पेस्टिसाइड आपकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और फिर वो आपकी बॉडी में जाएगा, अलग अलग एनिमल्स में जाएगा, लाइक कोई बर्ड्स ने खा लिया, किसी एनिमल, हर्बीवोर एनिमल्स ने उसको खा लिया, तो उसकी बॉडी में चला जाएगा। एंड वो पेस्टिसाइड जो है वो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, और इससे बहुत सारी जो हेल्थ डिजीज़ जो हैं वो इन्हांस होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, स्टेरिलिटी हो गया, ठीक है, इवन डेथ तक वो कॉज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी शुड नॉट यूज़ द पेस्टिसाइड अनकॉन्ससली, ठीक है। ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कहीं भी यूज़ कर दिया। वी मस्ट डू स्टडी रिसर्च बिफोर यूजिंग द पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड यूज़ करने से पहले हमको अच्छी खासी हमें जानकारी होनी चाहिए उस पेस्टिसाइड के बारे में, एंड उसका प्रॉपर तरीका हमको पता होना चाहिए कि कैसे, कब, कितना हमें यूज़ करना है, फिर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका नेचर पे कोई गलत इफ़ेक्ट ना पड़े। So this is about the soil erosion and the conservation of the soil, and in the next video we will talk about the soil pollution. Till then, thank you.